फ्रेंड्स, आज हम पासिंग अवे ऑफ बापू का सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट। गांधी जी's funeral was to take place after his death. Hours in advance, people lined the route. The funeral procession was to follow. तो देखिए, पहले के यूनिट 1 में हमने देखा कि किस तरह से 30 जनवरी 1948 की संध्या को एक प्रार्थना सभा में जाता है और गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। अब आगे लेखिका नयनतारा सहगल बतलाती हैं कि गांधी जी के मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार उनके मृत्यु के अगले ही दिन होने वाला था। घंटों पहले गांधी जी को अग्नि को समर्पित करने के लिए शव यात्रा निकली। उससे पहले लोग उस रास्ते के किनारे जमा हो गए थे जिस रास्ते से होकर गांधी जी के शव को ले जाने की बात थी। Padmasi, Mrs. Naidu's daughter, spoke for us all when she said simply, "We will walk. It is the last time we shall be walking with Bapu." तो गांधी जी के जितने भी फॉलोअर्स थे, उनके जितने भी अनुयायी थे, उनके जो करीबी लोग थे, वे सभी लोग इकट्ठा हुए और आगे नयनतारा सहगल कि मिसेस नायडू, यहाँ पे मिसेस नायडू से तात्पर्य है सरोजिनी नायडू का। तो सरोजिनी नायडू की पुत्री बेटी जिनका नाम था पद्मसी, वह सभी लोगों से वहाँ इकट्ठा जो समूह में लोग थे, लेखिका नयनतारा सहगल और बाकी लोग, उनसे सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मसी कहती कि हम लोग बापू के अंतिम यात्रा में पैदल चलते हुए जाएंगे। ये गांधी जी के साथ हमारा आखिरी चलना होगा। चलिए देखते हैं आगे। इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक। एगोनी मतलब दुखद। तो एगोनाइजिंग वॉक यह एक वक्त है, यह एक दुख भरा चाल होगा। सभी लोग गांधी जी को अग्नि को समर्पित करने के लिए जाएंगे। Thousands of people silently watched the procession. Bapu lay on an open truck covered with flowers. गांधी जी के शव को एक खुले ट्रक में रख दिया गया था और उनके शव पर ढेर सारे फूल चढ़ाए गए थे। Thousands of people wept, trying to touch Bapu's feet. It was impossible to move in the thick crowd. हजारों की संख्या में लोग उस रास्ते के किनारे दोनों तरफ से सड़क होकर बापू के शव को ले जाना था। बापू के शव को एक खुले ट्रक पर रखा गया ताकि लोग अंतिम बार उनका दर्शन दूर से ही कर पाए। उनके शव पर ढेर सारे फूल चढ़ाए गए थे। हजारों की संख्या में लोग रो रहे थे और उनके पैर को अंतिम बार छूने का कोशिश कर रहे थे। गांधी जी के अंतिम आशीष पाने को लोग उत्सुक थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लेखिका कहती है कि उस भीड़ में आगे बढ़ पाना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। I understood. I was not merely in this midst of grieving people. This was even more than the funeral procession of India's beloved leader. I was among people for whom walking with Bapu had a special meaning. लेखिका कहती है कि जैसे जैसे मैं उस शव यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और जिस तरह से लोग बुरी तरह से
गांधी जी के मृत्यु पर रो रहे थे, गांधी जी के जाने का जो दुख लोगों को था, इन सारे चीज़ों से विभिन्न प्रकार की भावनाएं और विभिन्न प्रकार के प्रश्न लेखिका के मन में उठता है और उन्हें यह महसूस होता है कि वह केवल एक शव यात्रा में नहीं है, बल्कि गांधी जी का इस दुनिया से चला जाना हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही बड़े दुख का बात था, क्योंकि गांधी जी वॉज इंडियंस बिलवेड लीडर। गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिसे पूरा देश प्रेम करता था। आई वॉज अमंग पीपल फॉर whom वॉकिंग विद बापू हैड अ स्पेशल मीनिंग। लिखिया कहती है कि मैं उन एक विशेष अर्थ रखता था, एक विशेष मायने रखता था। We had walked with बापू over the rough and smooth of India's recent history। देखिए, हम इतिहास में गांधी जी के बारे में जब पढ़ते हैं, चाहे वह दांडी यात्रा हो या सत्याग्रह का आंदोलन हो, तो गांधी जी अपने जीवन में बहुत सारे पद यात्रा किए हैं। देश के लगभग वो हर कोने में पैदल चले हैं। देश का हर एक कोने में उनके कदमों का छाप है, चाहे वह बिहार का चंपारण हो या हर एक एरिया में। तो इसलिए यहाँ लेखिका नयनतारा सहगल कहती है कि वह ऐसे लोगों के बीच में थी और वह स्वयं भी एक ऐसी व्यक्तित्व थी जिनके लिए गांधी जी के साथ चलना एक विशेष महत्व, एक विशेष अर्थ रखता था, एक इसके विशेष मायने थे। वह कहती है कि वह और उनके अन्य साथी गांधी जी के साथ भारत के ऊंचे नीचे, रफ स्मूथ हर एक क्षेत्र में और भारत के इतिहास में समय गुजरा। व्यवस्था जो थी, जब देश की स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय में उन्होंने गांधी जी के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में पैदल चला। इसलिए गांधी जी के साथ पैदल चलना एक विशेष अर्थ रखता था। We could not now accept the fact that the man who had led us over many difficult paths was never going to walk with us again। लेखिका कहती है कि हम यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे, हम यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वो महात्मा गांधी, वो बापू, वो गांधी जी, जिन्होंने हर पद यात्रा में, हर आंदोलन में हमारा नेतृत्व किए, हमारे सबसे पहले पंक्ति में सबसे पहले चलते थे, वह व्यक्तित्व अब इस संसार में नहीं है और वह आगे कभी हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। बापू slight figure had walked staff in hand over a large part of India। लेखिया कहती है कि बापू, जिनका एक दुबला काया था, पतला दुबला शरीर था, जिनके हाथ में हमेशा एक वॉकिंग स्टिक स्टाफ हुआ करता था, एक छड़ी हुआ करती थी, वह भारत के एक बड़े हिस्से में पदयात्रा किए थे, पैदल चले थे। समय समय पर विभिन्न कालखंडों में उन्होंने जो आंदोलन चलाए, सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर, वह लोग याद कर रहे थे। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस। चलना प्रगति के समान होता है। जब तक हम चलते रहते हैं, हमारी प्रगति होती रहती है। इट इज टू थिंक विथ क्लैरिटी एंड क्लोजली लॉ that is around you, from small insect to the horizon in the distance। बोलते हैं कि जब हम चलते हैं, लेखिका कहती है कि जब हम चलते हैं तो हमारे पास काफ़ी समय होता है किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देख पाने का, चाहे वह छोटे से कीड़े मकोड़े हो, कोई छोटा सा पशु हो, या दूर स्थित हॉरिजन हो। हॉरिजन खुले मैदान में जब हम दूर तक देखते हैं तो आकाश और धरती मिलता हुआ दिखाई देता है, उसी को। Moreover, to walk was often the only way open to the average Indian। देखिए, यहाँ पर इतिहास का बहुत ही सुंदर कंसेप्ट बतलाया जाए। एक समय ऐसा था जब भारत की स्थिति बहुत घड़िया खराब थी, जब यहाँ ब्रिटिश शासन था, लोगों पे अत्याचार होता था, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लोग किसान थे, छोटे कामगार थे, हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हम संपन्न नहीं थे, हमारे पास हथियार नहीं हुआ करता था।
तो लेखिका उसी संदर्भ में कहीं ना कहीं यह बोलती है कि एक वक्त ऐसा था कि चलना एक भारतीयों के पास, क्योंकि हम इतने संपन्न नहीं थे कि हम मोटर गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, या हम सभी लोग इतने संपन्न नहीं थे कि हम घुड़सवारी करते हैं। तो एवरेज इंडियन के पास, एक औसत भारतीय के पास चलना एकमात्र ही विकल्प था। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो हमें किसी मोटर गाड़ी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमें अपने शरीर की आवश्यकता होती है। एंड कोस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी। तो जब हम कोई मोटर गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, जब हम कोई यान का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो हमें ऊर्जा के रूप में कोई तेल, तो सिर्फ गरीब भारतीयों के लिए एकमात्र विकल्प था पैदल चलना, क्योंकि उसमें केवल अपना शरीर और अपने शरीर की ऊर्जा खपत होती थी। गांधी जी took this necessity as he took much that was commonplace and transformed it into a joyful effort। तो गांधी जी ने इसी बात को समझा था। गांधी जी ने हम भारतीयों की स्थिति को, हम भारतीयों के मनोदशा को, आर्थिक दशा को, सामाजिक दशा को समझा था। वो जानते थे कि अगर देश की स्वाधीनता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अगर हम एक हिंसक आंदोलन चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भारी मात्रा में हथियारों की आवश्यकता होगी, गोला बारूद और बम की आवश्यकता होगी, जिसे खरीदने के लिए हमारे पास धन संपदा नहीं थी। तो गांधी जी ने आम भारतीयों को लेकर सत्य और अहिंसा के पथ पे चले, और उस अहिंसा के पथ में उन्होंने हमेशा मार्च किया, पैदल मार्च किया, पदयात्राएं की, जमघट जमाया, ताकि केवल हम अपने शरीर की ऊर्जा का खपत करके अपनी आज़ादी के संग्राम को आगे बढ़ाते रहें। तो यहाँ कहीं ना कहीं गांधी जी की जो दार्शनिकता थी, उनकी जो दूरदृष्टि थी, वह भी दृष्टिगोचर होता है कि गांधी जी ने किस तरह से बिना किसी भौतिक संपदा को यूज किए हुए, बिना किसी भौतिक संपदा का प्रयोग किए हुए किस तरह से आज़ादी के आंदोलन को चलाए और लोगों को चलना सिखाया, ताकि वह बिना खर्च किए अपने आंदोलन को आगे। गांधी जी के गुजर जाने के बाद इन सारी चीज़ों को नयनतारा सहगल याद करती हैं। तो इस तरह से सेकंड यूनिट भी समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम इसी पाठ का अगला हिस्सा देखेंगे।